Hello students, welcome to ICSC Board Class 10 Physics episode 1.2. In the previous episode we have seen about the terminologies related to the rigid body and linear motion as well as rotational motion. और हमने वहाँ पे थोड़े से एग्जांपल्स भी हमने रोटेशनल मोशन के दिए थे. इसके बारे में हमें आगे बात करनी है बिकॉज वी आर वर्किंग विद द टर्निंग फोर्सेस, राइट. इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं मोमेंट्स ऑफ फोर्स और टॉर्क. मोमेंट्स ऑफ फोर्स और टॉर्क. मोमेंट्स यानी कि मूवमेंट किस तरह से होता है. अगर आप फोर्स कहीं एक पॉइंट के ऊपर अप्लाई करते हो तो यहाँ पे रोटेशनल ज़्यादा हम पढ़ने वाले हैं रोटेशनल मोशन के लिए, बराबर. तो चलो देखते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे. सो मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क. सबसे पहले आप एग्जाम्पल देखो. एग्जाम्पल में क्या दिया है, दरवाज़ा दिया है. द डोर इज़ गिवन. डोर इज़ कनेक्टेड टू द हिंजेस टू द फ्रेम. और आपको एक जगह पे कोई भी एक जगह पे आपको फोर्स देना है. आप इस तरह से फोर्स दोगे तो थोड़ा सा फोर्स में ज़्यादा एफर्ट, थोड़ा सा हमें फोर्स देके हमें क्या करना है, दरवाज़ा को बंद करना है. तो हम कहाँ पे अप्लाई करेंगे फोर्स, वो देखो. अगर हम अप्लाई करते हैं फोर्स नज़दीक में, हिंजिस के पास के नज़दीक में, तो क्या होगा, दरवाज़ा बंद नहीं होगा और हमें ज़्यादा धक्का देना पड़ेगा. लेकिन अगर हम इसके एज के ऊपर देखो, अभी फिर से बता रहा हूँ, चलो मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ. ये एग्जाम्पल किसका है, तो क्या दरवाज़ा का एग्जाम्पल देख रहे हो आप यहाँ पे, बराबर. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल गिवन इज़ ऑफ अ डोर. यहाँ पर हिंजिस है, यहाँ पर हिंजिस है. मुझे इस दरवाज़ा को बंद करना है. मुझे दरवाज़ा को बंद करने के लिए मुझे फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा. तो मैं बताता हूँ कि अगर मुझे फोर्स को अप्लाई करना है तो मैं फोर्स यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ. लेट अस टेक पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी. अगर मैंने ए के ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो दरवाज़ा बंद ही नहीं होगा. अगर बी के ऊपर अप्लाई किया फोर्स तो दरवाज़ा थोड़ा सा अंदर जाएगा लेकिन बंद नहीं होगा. थोड़ा सा मूव करेगा, बंद नहीं होगा. लेकिन मैं अगर सी पॉइंट विच इज़ एट द एज ऑफ द डोर, और वहाँ पर अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, देन व्हाट हैपन्स, द डोर विल क्लोज. द मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस एट अ फिक्स्ड पॉइंट ऑफ हिंजिस. अगर ए में फोर्स दे रहे हैं तो वो डिस्टेंस है हिंजिस से, डिस्टेंस है वो, ये हिंजिस वाला पॉइंट है, यहाँ पर जो डिस्टेंस है कम है. बी वाला पॉइंट है, यहाँ पर डिस्टेंस है थोड़ा ज़्यादा है. और सी वाला पॉइंट है, यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है. तो उसका मतलब ये हुआ, अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा है, थोड़े से फोर्स की वजह से रोटेशनल जो मूवमेंट आने वाली है विद द फिक्स पॉइंट इज़ ग्रेटर. तो हम यहाँ पर रखेंगे फोर्स. कहाँ पे अप्लाई करोगे अभी आप, चलो आप सोच के बताओ कहाँ पे अप्लाई करोगे. ए पे करोगे, बी पे करोगे या सी पे करोगे. ए पे तो करोगे नहीं क्योंकि ए के ऊपर आपको ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा, दरवाज़ा तो बंद ही नहीं होगा. अगर आप बी पे करते हो, थोड़ा सा फोर्स दिया लेकिन दरवाज़ा भी बंद नहीं हो रहा बिकॉज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ग्रेटर देन ए. लेकिन आप सी के ऊपर, इसलिए जब आप देखते हो तो दरवाज़ा के ऊपर जो हैंडल्स दिए गए होते हैं, वेयर इज़ द लोकेशन ऑफ द हैंडल्स दैट इज़ गिवन ऑन द डोर. इज इट हियर, इज इट हियर. सो ए पोजीशन में होता है कि बी पोजीशन में होता है कि सी पोजीशन पे होता है, सी पोजीशन पे होता है. दैट इज़ एट द एज. बीच में तो नहीं होता. ए में अगर आप मोर एफर्ट यू रिक्वायर टू पुश द डोर इन ऑर्डर टू क्लोज इट. बी के ऊपर एफर्ट इज़ लेस, लेकिन बट तो फिर भी चाहिए तो सही ना. लेकिन सी के ऊपर एफर्ट अच्छी तरह, बिकॉज द डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वेयर इट इज़ कनेक्टेड टू द हिंजेस इज़ मोर एंड द एफर्ट अप्लाइड, बहुत अच्छी तरह से दरवाज़ा बंद हो जाएगा. एफर्ट बहुत इतना ज़्यादा देना पड़ेगा. जो भी काम करना चाहते हैं अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, बराबर. लेट अस सी. अप्लाई अ फोर्स नियर द एंड ऑफ द डोर टू ओपन इट. अगेन क्लोज द डोर एंड देन अप्लाई द फोर्स नियर द हिंजेस. देखा, ओके. द फोर्स नीडेड टू ओपन द डोर व्हेन अप्लाइड नियर द एंड ऑफ द डोर इज लेस. देखा, फोर्स कितना देना पड़ता है आपको, लेस देन नीडेड व्हेन द अप्लाइड एट द हिंजेस. तो यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो और यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो लेस. यहाँ पे जो उसको ओपन करने के लिए या तो बंद करने के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो है मोर. सो विच वन, यू डोंट वांट टू अप्लाई मोर फोर्स. थोड़ा सा यार, कितना इतना सा फोर्स देना है ओपन करने के लिए और क्लोज करने के लिए, तो काहे को इतना सारा फोर्स देने की ज़रूरत पड़ती है. Here it should be noted that the line through the door of hinges is the axis of rotation, और another word they have used that is fulcrum. क्योंकि ये क्या हो गया, fulcrum हो गया. hinges is a line of axis of rotation. वो यहीं से रोटेट होता है, ऐसे रोटेट होता है बंद करने के लिए, ऐसे रोटेट होता है ओपन करने के लिए. इसलिए दरवाज़ा का जो हैंडल होगा वो यहाँ पर होगा, नज़दीक होगा, बराबर. किसके नज़दीक होगा, एज के नज़दीक होगा, ताकि उसको ओपन कर सके, क्लोज कर सके, बंद कर सके, बराबर. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन.
अनदर एग्जाम्पल इज ऑफ अ सी सॉ. तो दिस इज अ सी सॉ. दिस इज द पॉइंट एट विच द सी सॉ इज बीन placed. Here it is a heavy child, here it is a less heavy child, and they are trying to maintain an equilibrium on the fixed point. रोटेशन तो होने वाला है, ऐसा जाएगा, ऊपर जाएगा, बराबर. ये हैवी चाइल्ड है, दिस इज अ हैवी चाइल्ड, so definitely he is going to go down, and this person, this boy is going to, this child is going to go up. So the movement is taking place at the fixed point. एक फिक्स पॉइंट के ऊपर इस सीसो का मूवमेंट होता है. अभी मुझे इस सीसो को इक्विलिब्रियम में लाना है. इफ़ आई वांट टू मेक द सीसो इन इक्विलिब्रियम, देन आई रिक्वायर टू पुश द चाइल्ड, और आई रिक्वायर टू पुट द चाइल्ड नियर टू द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट. अगर उसके डिस्टेंस अगर कम है, इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, सी द डिस्टेंस हियर, दिस इज़ D1 एंड दिस इज़ D2, सो D1 इज़ लेस देन D2. तो अगर ये पोजीशन होती है, अगर ये कंडीशन आ गई, देन द सीसॉ विल बी इन इक्विलिब्रियम. अंडरस्टूड. तो ये एग्जांपल यहाँ पे समझाया हुआ है. फ्रॉम द अबव एग्जांपल्स वी कंक्लूड दैट एन order to rotate a body about a fixed point or an axis, we shall apply a force on the body in such a way that the line of force does not pass through the point or axis about which the body is to be rotated. समझ में आया? मुझे इस तरह से फोर्स अप्लाई करना है कि वो कहाँ पर वो अप्लाई नहीं होगा, एक्सिस अबाउट विच द बॉडी इज़ टू बी रोटेटेड. यहाँ पर सीसो में बॉडी कहाँ पे रोटेट होने वाली है, कहाँ से रोटेट होने वाली है, सीसो द बॉडी इज़ गोइंग टू रोटेट फ्रॉम दिस पॉइंट. तो मुझे इस तरह से फोर्स देना है कि यहाँ पर कोई इफेक्ट आएगी नहीं. फर्दर द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द पॉइंट और एक्सिस, द ईजियर इट इज़ टू रोटेट द बॉडी. अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द पॉइंट और द एक्सिस इज इजियर, द फार्दर द लाइन ऑफ एक्शन, समझ में आ रहा है कि जितना दूर होगा, द फार्दर का मतलब होता है दूर. द फार्दर द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्सिस, यानी कि पॉइंट ऑफ एक्सिस उसकी कौन सी है, इतनी, और एक्शन ऑफ फोर्स कहाँ पे, जितना दूर होगा, बराबर, उतना हम इजी से रोटेट कर सकते हैं. जैसे कि वो कंडीशन किस में था, दरवाजे के अंदर. दरवाजे में देखा आपने, फिर से मैं बताता हूँ, दरवाजे के अंदर हम कहाँ पे एक्शन ऑफ फोर्स करवा रहे हैं, एट द एज. यहाँ पर लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से जा रही है, तो इनका डिस्टेंस कितना हो गया, दूर. जितना वो लाइन ऑफ फोर्स का डिस्टेंस दूर होगा, बराबर, वो दरवाज़ा ओपन भी हो सकता है और आराम से क्लोज भी हो सकता है. तो फार्दर द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ और एक्सिस, द ईजियर इज टू रोटेट द बॉडी. मोर इज द फोर्स अप्लाइड, मोर इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स. जितना फोर्स आपने दिया है उतना टर्निंग फोर्स आपका बढ़ जाएगा. मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, इट इज़ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी अबाउट द टर्निंग पॉइंट और द एक्सिस ऑफ रोटेशन. वो क्या होता है, बॉडी के ऊपर आपने एक फोर्स अप्लाई किया तो वो बॉडी क्या करने लगती है, रोटेट करने लगती है. लेकिन ऐसे वैसे थोड़ी रोटेट करेगी, उसका एक फिक्स पॉइंट होना ज़रूरी है, क्योंकि उस पॉइंट के हिसाब से ही वो टर्न करेगी. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कैलेंडर का. वेयर डू यू हैव अ कैलेंडर इन योर हाउस, इट इज़ हैंगिंग ऑन द वॉल विद द हेल्प ऑफ अ नेल. सो व्हाट इज़ अ नेल, नेल इज़ अ फिक्स पॉइंट, एंड व्हाट इज़ दैट पॉइंट कॉल्ड, टर्निंग पॉइंट. अगर आप कैलेंडर को धक्का मारोगे, कहीं पे भी धक्का मारो, साइड से धक्का मारो या लेफ्ट साइड से धक्का मारो, यू जस्ट पुश, यू जस्ट गिव अ फोर्स, इट विल स्टार्ट रोटेटिंग ऑन दैट पर्टिकुलर सराउंडिंग the nail, particular point, particular turning point. Nail is a turning point, nail is a fixed point at which the calendar is moving, the calendar is rotating. Factors affecting the moment of force or torque. More is the force applied, more is the force applied, more is the moment of force. This is the number one. It is important. This one is important for you. This one. मोर इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. जैसे कि हमने दरवाजे में देखा, उसका हिंजेस यहाँ पे थे, दरवाज़ा का हम यहाँ से पकड़ते थे, तो ये जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ज़्यादा हो गया. जितना ज़्यादा उतना फोर्स आपको कम लगाना है और अच्छा काम आपको मिल सकता है. मोर इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, द टर्निंग पॉइंट, मोर इज़ द मूवमेंट ऑफ फॉर द फोर्स. समझ में आया, उसका मूवमेंट जो होगा वो अच्छी तरह से होगा, जल्दी होगा. Next one, mathematically if you want to see, then it is like this. Movement of force or a torque is a product of applied force and the perpendicular distance between them. किसके बीच में, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, या तो फिर टर्निंग पॉइंट, या तो फिर पाइवोट, या तो फिर फिक्स पॉइंट. वहाँ से लेके जहाँ से आप पॉइंट के ऊपर, जहाँ
जैसे कि इस फॉर एग्जांपल जहाँ से आप उसको धक्का मारने वाले हो, यहाँ से धक्का मार रहे हो बराबर, और यहाँ पे उसका फिक्स पॉइंट है, तो उसका जो डिस्टेंस होना चाहिए, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज द पॉइंट एट विच द फोर्स इज अप्लाइड, दिस इज वेयर द फिक्स पॉइंट इज देयर. सो द मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स मल्टीप्लाई बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसके बीच का, बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड द टर्निंग पॉइंट. तो दैट इज व्हाट द मैथमेटिकल इक्वेशन. लेट अस सी वन एग्जांपल ऑफ अ रिजिड बॉडी. यहाँ पे अब थोड़ा जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखो बराबर, तो उसका मूवमेंट देखो, ये एग्जैक्टली लाइक अ कैलेंडर, जैसे कि यहाँ पे एक नेल लगाया हुआ है बराबर, और यहाँ पे मैंने कैलेंडर हैंग कर दिया. अगर मैं उसको इस तरह से धक्का मार रहा हूँ, सो वेयर इट विल गो लाइक दिस, इट विल कम एंड इट विल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. दैट मीन्स दिस इज 6 o'clock, दिस इज 9 o'clock, दिस इज 12 o'clock, दिस इज 3 o'clock. सो इट इज गोइंग इन अ विच डायरेक्शन, इट इज गोइंग इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अगर मैं उसको इस बाजू से धक्का मार रहा हूँ, सो इट इज़ गोइंग इन द रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है पहले वाला 1.4 के फिगर के अंदर, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए है बराबर. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए उसने कहाँ पर धक्का मारा, सीधा एक्शन ऑफ फोर्स. तो यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको, ये है यहाँ, दिस इज द पॉइंट, ए इज द पॉइंट जहाँ पर वो फोर्स दे रहा है नीचे से. ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर उसको फिक्स किया गया है बराबर, इसलिए उसका मूवमेंट इसके हिसाब से ही जाएगा. अगर मैंने यहाँ पर फोर्स दिया, इफ आई एम पुशिंग फ्रॉम हियर, डेफिनेटली द बॉडी इज गोइंग टू गो इन दिस डायरेक्शन, दैट इज व्हाट, इट इज एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. यहाँ पे मैं फोर्स दे रहा हूँ एट पॉइंट ए, देन दिस बिकम्स माई एक्शन ऑफ पॉइंट ऑफ एक्शन, और यू कैन से एक्शन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बराबर. पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स या तो फिर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. ये जो है, ए इज व्हाट, point of action of force, and the line which is forming is what, is a line of action of force. उसका टर्निंग पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर. ये क्या हो गया मेरा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो दिस इज माय टर्निंग पॉइंट, यहाँ पे लिखा हुआ है बराबर. ओके, तो फिर मूवमेंट हो गया. तो इफ आई एम पुशिंग इन दिस मैनर, इट इज गोइंग टू गो इन दिस डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अंडरस्टूड. ओके, नेक्स्ट वन इज क्लॉकवाइज. अभी हम कहाँ से, उसी को सेम पॉइंट पे कहाँ से धक्का मार रहे हैं, हम ऊपर से धक्का मार रहे हैं. ऊपर से धक्का मारा है, तो फिर मूवमेंट किस बाजू से होगा, ये उसका क्या है, फिक्स पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है. तो यहाँ से लेके यहाँ तक का उसका क्या बनेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो नाउ इफ यू सी, it will be very clear. In figure 1.4, a force F acting on point A rotates the body in anti-clockwise direction, and dotted line is a line of action of force. From the point O is drawn perpendicular, that is OB, on the line of action of force. The distance OB represents the perpendicular distance between the point of action of force B, that it shifts from point A to point B along the line of action of force and the turning point O. तो मैथमेटिकली हम लिखेंगे किस तरह से, हमें मैथमेटिकल फॉर्मूला पता है, हमने मैथमेटिकल यहाँ पे फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फोर्स इज व्हाट, F, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज व्हाट, OB. इन द सेम मैनर फॉर द एंटी क्लॉकवाइज, फोर्स इज व्हाट, F, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज व्हाट, OB. Understood? So moment of force is equal to, that is about O, because O is the turning point, is equal to F multiplied by OB in a either clockwise direction or you can say in a anti-clockwise direction. Now clockwise and anti-clockwise, I hope you understood the meaning of anti-clockwise and clockwise. Anti-clockwise का मतलब कैसा जाएगा, उल्टा जाएगा, घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में जाएगा तो उसे कहते हैं एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंड अगर वो एंटी-क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन द फोर्स इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव. अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहा है तो फोर्स को हम क्या लेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे. समझ में आया. अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, देन वी विल टेक द फोर्स एज अ, वी विल टेक अ फोर्स एज व्हाट, एज अ नेगेटिव मोमेंट ऑफ फोर्स. आई होप यू अंडरस्टूड. मोमेंट ऑफ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एज इट एज अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो ज़रा ये याद रखना, बिकॉज इट इज़ इंपॉर्टेंट, दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 1 मार्क क्वेश्चन है 100% बराबर. व्हाट इज मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड भी है और उसका डायरेक्शन कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है. सो दैट इज ऑल्सो दैट. यूनिट्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स, एक तो एब्सोल्यूट यूनिट्स है, दूसरा ग्रेविटेशनल यूनिट्स है. द मोमेंट ऑफ फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट वी हैव सीन F मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू द टर्निंग पॉइंट. CGS सिस्टम में क्या आता है, डायन सेंटीमीटर. एंड MKS SI सिस्टम में क्या आता है, न्यूटन मीटर. रिलेशन बिटवीन दैम इज व्हाट, 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10⁵ डायन मल्टीप्लाई 10⁵ 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁵ 7 डायन सेंटीमीटर.
सो 1 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू व्हाट 10⁻⁻ न्यूटन मीटर। ये पूछते हैं समटाइम्स इफ़ यू सॉल्व बोर्ड ईयर्स पेपर, तो बोर्ड ईयर पेपर में एक तो ऐसा आपको डेरिवेशन सॉल्व करना आता है। सो प्लीज़ कीप दिस वन इन माइंड। यूनिट्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स ग्रेविटेशनल यूनिट्स, अभी ग्रेविटेशनल यूनिट्स के हिसाब से इज इक्वल टू व्हाट फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। फोर्स किस में आएगा ग्रेविटेशनल यूनिट्स में। सो ग्रेविटेशनल यूनिट्स में फोर्स क्या है GF, समझ में आया। GF का मतलब ग्राम फोर्स मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर। ग्राम फोर्स का मतलब कितना डाइंस 980 डाइंस। सो 980 मल्टीप्लाई बाय 1, सो 980 डाइन सेंटीमीटर। सो CGS में आएगा 980 डाइन सेंटीमीटर और MKS में आएगा न्यूटन। डाइन की जगह पे आता है न्यूटन, या तो ग्राम फोर्स की जगह पे आता है किलोग्राम फोर्स। सो 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। सो 9.8 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। चलो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स मोमेंट ऑफ फोर्स में जिसके अंदर जो फोर्स अप्लाई करना है वो दूर से करना है ताकि एफर्ट ज़्यादा, बराबर एफर्ट कैसा हो जाएगा, हमारा एफर्ट जो है मैक्सिमम आ जाएगा, हमारा एफिशिएंसी वो मैक्सिमम आ जाएगा। हमें जो फोर्स अप्लाई करना है बहुत कम अप्लाई। इन अ फोल्डर कटिंग मशीन द हैंडल इज फिक्स्ड एट द एज ऑफ द व्हील so that the maximum distance between the force and the turning point is obtained. This generates the maximum effort applied by the force using the cutting machine. ये give reasons में आते हैं। Why the handle in the folder machine is at the edge? Why the handle in the floor grinder, hand floor grinders are at the edge? क्योंकि perpendicular distance ज़्यादा, जो effort हमें चाहिए वो ज़्यादा चाहिए, बराबर, और जो force हम लगाने वाले हैं वो बहुत कम लगाएंगे क्योंकि force multiply by perpendicular distance between the turning point at the force applied, बराबर। टर्निंग पॉइंट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ फोर्स कहाँ पे आने वाला है, जहाँ से वो फिक्स है वहाँ से। तो जहाँ से वो फिक्स है वहाँ से लेके जहाँ पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, और हमने कितना फोर्स अप्लाई किया वो F। सो F मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये सब गिव रीजंस में आते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। In a steering wheel of a car or any other automobile, or the force is applied tangentially to the rim of a steering wheel. This ensures the maximum distance between the point of application of force and the turning point, and hence helps in the turning the steering wheel with the minimum amount of force. थोड़ा सा हमें फोर्स देना है, बराबर, थोड़ा सा फोर्स देना है, थोड़ा सा फोर्स दे दिया। टेंजेंशियली देते हैं ना हम, टेंजेंशियली देते हैं, बराबर, इसलिए उसका जो काम है वो अच्छा हो जाएगा, एफिशिएंसी अच्छी हो जाएगी। नज़दीक से हम नहीं पकड़ते, दूर से पकड़ते हैं, इसलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा बढ़ गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ गया, मूवमेंट ऑफ जो रोटेशनल पार्ट है टर्निंग पॉइंट के ऊपर वो अच्छा हमें मिलता है, एफिशिएंट भी होता है। बाइसिकल के अंदर जो पैडल्स होते हैं उसमें भी ऐसा होता है ना, वो दूर होते हैं, वो नज़दीक नहीं होते हैं। नज़दीक होता तो आपको फोर्स ज़्यादा देना पड़ता, समझ में आया। सो दैट इज व्हाट दिस द बाइसिकल मूव्स व्हेन वी अप्लाई अ स्मॉल फोर्स ऑन द पेडल थ्रू अ लार्ज डिस्टेंस एज मेजर्ड फ्रॉम द एक्सल। द मोमेंट ऑफ फोर्स सो प्रोड्यूस acts on the real two-thread wheels of the bicycle, as the wheel has a small distance from its axle. Therefore the force gets multiplied and hence pushes the rear wheel forward. समझ में आ। पैडल के ऊपर, पैडल का जो टू-थ्रेड व्हील होता है वो कैसा होता है, बड़ा। जो रियर व्हील होता है वो कैसा होता है, छोटा, बराबर। जो पैडल देना है उसका डिस्टेंस कहाँ पे होता है, बड़ा, इसलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ गया। फोर्स हमें कम अप्लाई करना पड़ता है। जब हम फोर्स कम अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, वो अच्छी तरह से वो मूव कर सकता है। सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू द की रीजंस। लेट अस सी द नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड देन आई विल स्टॉप। No single force applied on the pivoted rigid body can cause a motion of rotation. For the simple reasons, there must be pair of forces acting along the different lines of force. So, how to justify the motion of the rotation in a given example? तो let us take उसको हम, क्योंकि दो फोर्स तो आमने सामने होने वाले ना। नो सिंगल फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ पाइवोटेड रिजिड बॉडी, वो तो सही बात है रोटेशन करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे दो फोर्सेस तो आने वाले ही हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर हैंड फ्लोर ग्राइंडर का, यानी कि वो चक्की आती है जिसके अंदर हम गेहूँ पीसते हैं। When the external force F acts on the handle, the reaction force F appears at the same time on the iron axle. साथ में जो फोर्स आप हैंडल के ऊपर देते हो वही फोर्स आपको कहाँ पे मिलने वाला है, आयन एक्सल जो घूम रहा है। However, the moment of the reaction of the force is zero, क्योंकि दोनों घूम रहे हैं ना साथ साथ में, इससे रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, रिएक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा ना एक दूसरे का, तो जीरो हो जाएगा। बिकॉज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द रिएक्शन फोर्स एंड द एक्सल इज जीरो, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो और द
परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हो किसके बीच में, रिएक्शन फोर्स और एक्सल के बीच में। रिएक्शन फोर्स कहाँ पे है, ऐसा घुमाना है, बराबर, और एक्सल कहाँ पे आता है, जो अंदर जो घूम रहा है, दैट्स व्हाट इट इज। थस ओनली द मूवमेंट ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स कॉजेस रोटेशन, इसलिए उसका मूवमेंट कौन देने वाला है, अंदर का फोर्स नहीं दे रहा है, एक्सटर्नल फोर्स दे रहा है, यानी कि बाहर से फोर्स आ रहा है। समझ में आया। सबसे पहले तो ये बताना चाहता है, द पॉइंट इज सेइंग दैट नो सिंगल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द पावर्ड रिजिड बॉडी। एक फोर्स नहीं होता, देयर इज ऑलवेज अ टू फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द डिफरेंट लाइंस ऑफ फोर्स। तो हम कैसे पता करेंगे, तो हमने एक एग्जांपल लिया, किसका एग्जांपल लिया, हैंड फ्लोर ग्राइंडर्स का। अभी हैंड फ्लोर ग्राइंडर्स के अंदर जो हैंडल होता है वो कहाँ पे होता है, एज के ऊपर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। आप एज के ऊपर क्या दे रहे हो, हैंडल के ऊपर क्या दे रहे हो, फोर्स दे रहे हो। तो यहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट होते हैं, एक फोर्स कौन सा है, एक्सटर्नल फोर्स, और दूसरा फोर्स कौन सा है, रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स इज जीरो, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द रिएक्शन फोर्स एंड एक्सल इज जीरो। Thus only the movement of the external force causes the rotation. Nevertheless, there is always present a pair of forces or any rotation, for any rotation, that is external force जो हम दे रहे हैं वो, और दूसरा रोटेशन फोर्स जो घूम रहा है। किसकी वजह से घूम रहा है, वहाँ पे कुछ होना तो चाहिए ना, तो एक पॉइंट होता है ना, फिक्स पॉइंट, उसके ऊपर घूम रहा है, जिसे हम पाइवट और एक्सल कहते हैं। तो उसकी वजह से वहाँ पे दो फोर्सेस एक्ट होते हैं। चलो, any questions here? If you have any questions, please let me know in the comment box. I hope you understood the whole concept of this torque, moment of torque, and the examples. These examples are likely to be asked as a key reasons in the board examination. Thanks very much guys, and I'll see you in the next episode.